तो जय हिंद सभी को। सुनाई दे रहा होगा आप सबको, मेरी आवाज़ जा रही है। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया? हमने पिछली क्लास में ये पढ़ लिया कि फिजियोलॉजी को जानना कितना आवश्यक है ना। हमने ये पढ़ लिया है कि फिजियोलॉजी को जानना कितना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम फिजियोलॉजी जानेंगे नहीं तो स्पोर्ट्स इंजरीज को समझना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ऐसे भी फिजिकल एजुकेशन में बहुत ज़रूरत है इसकी। आज हमें आगे पढ़ना है। अब यहाँ से शुरुआत करनी है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन डिफरेंट सिस्टम इन आवर बॉडी। मतलब व्यायाम का हमारे शरीर में विभिन्न तंत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सुनाई दे रहा है सभी को? बोलो। तो देखिए क्या पढ़ा था हमने अब तक। जो भी कुछ पढ़ा है उसका तो हमें आज पढ़ना है कि एक्सरसाइज करने का क्या इफेक्ट पड़ता है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अलग अलग सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है कि एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमारे मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे स्केलेटल सिस्टम पे क्या पड़ता है, रेस्पिरेटरी पे क्या पड़ता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी पे क्या पड़ता है। ठीक है ना? सुनाई दे रहा है सभी को? यस सर। तो शुरुआत करनी है हमें आज कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है। मैं आपको एक झटके में बताता हूँ। झटके का मतलब कि आप पूरा लिखा हुआ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस सुनेंगे और समझ जाएंगे। हर सिस्टम पे दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है, याद रखेंगे। एक तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट और एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म को हम टेम्पररी प्रभाव भी बोल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म वाला परमानेंट नहीं होता। कोई भी प्रभाव परमानेंट नहीं होता। ये मत समझना कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट है तो ये परमानेंट प्रभाव हो जाएगा। नहीं, परमानेंट प्रभाव तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ट्रेनिंग अगर आपने एक बार छोड़ दी, आपने ट्रेनिंग छोड़ दी तो सालों के बाद वापस आप उसी कंडीशन में आ जाओगे। आपका शरीर वापस उसी अवस्था में पहुंच जाएगा। मान लो आपने 5 साल 7 साल 10 साल तक ट्रेनिंग की है और आपका शरीर खूब बढ़िया हो गया है, लेकिन जब आप ट्रेनिंग छोड़ोगे ना, साल 2 साल ट्रेनिंग छोड़ दोगे, तो धीरे धीरे आपका शरीर नॉर्मली उसकी स्ट्रेंथ भी कम होने लगेगी, उसका एंड्योरेंस भी कम होने लगेगा, उसके हृदय की क्षमता भी कम होने लगेगी। धीरे धीरे सब कम होने लगता है। तो उसकी बात करते नहीं हम दो ही चीज़ों की बात करते हैं। हर सिस्टम में सिर्फ दो ही चीज़ों की बात करेंगे। क्या? एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात करेंगे और एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करेंगे। बहुत आसान है याद करना, यूं याद हो जाएगा आपको तुरंत। शॉर्ट टर्म इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट। देखो, जब मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा तो क्या होगा? हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, पहला। ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, दूसरा। ऑक्सीजन लाने ले जाने की जो क्षमता है, जो ऑक्सीजन जा रहा है लंग्स से पूरे शरीर में और वापस कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक आ रहा है, इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, है ना। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाएगी। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब समझते हो? जब हमारा शरीर ऊर्जा को खर्च करेगा, एनर्जी को खर्च करेगा, तो फिर कुछ ना कुछ वेस्ट भी पैदा होगा, क्योंकि फैक्ट्री है एक तरीके की। हमारा शरीर फैक्ट्री है एक तरीके का। आपके घर में चूल्हा जलता है खाना बनाने के लिए, तो जब चूल्हा जलता है तो भी काफ़ी वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होता है। चूल्हे के जलने से भी काफ़ी वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होता है। देखते हो धुआं निकलता है, तेल जब जलता है तो चिकनाई उड़ती है, पूरे घर में काला काला सा हो जाता है। ऐसे ही हमारा शरीर भी एक फैक्ट्री है, वेस्ट प्रोडक्ट पैदा करता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब होता है 3 पार्ट। हमारा हृदय, हमारे ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं, और हमारा ब्लड।
इन तीनों पर टेम्पररी प्रभाव भी पड़ता है और लॉन्ग टर्म प्रभाव भी पड़ता है। हृदय की धड़कन तेज हो जाएगी। याद रखना, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? बोलो, किसकी बात कर रहा हूं? शॉर्ट टर्म सर। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं। तो छोटे समय में जैसे ही आप ट्रेनिंग शुरू करोगे, आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, आपका ब्लड का फ्लो तेज हो जाएगा, है ना, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज बढ़ जाएगा, शरीर से पानी मतलब फ्लूइड का जो बैलेंस है वो मतलब फ्लूइड की मात्रा तेजी से शरीर से बाहर आने लगेगी, है ना, ताकि हीट को कंट्रोल कर सकें। थर्मो रेगुलेशन लिखा है, थर्मो रेगुलेशन के लिए, हीट को कंट्रोल करने के लिए। ये काम शॉर्ट टर्म में होगा। और ये हृदय की बात करी मैंने। अगर फेफड़ों की बात करूं शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपका ब्रीथ रेट बढ़ जाएगा, यानी कि तेज तेज आपको सांस आने लगेगा, सांस तेज हो जाएगी आपकी, ऑक्सीजन का एक्सचेंज बढ़ जाएगा आपका, है ना। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगा, ठीक है ना। क्या चीज? दो बातें हैं, एक तो ब्रीथ रेट बढ़ जाएगा और दूसरा ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज तेज हो जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, ये तो मैंने शॉर्ट टर्म की बात करी, अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं, दोनों में डिफरेंस समझिएगा, तब आपको आएगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें दोनों में डिफरेंस समझिए। एक बार हार्ट की बात करूंगा और एक बार लंग्स की। हार्ट के लिए अगर मैं शॉर्ट टर्म का इस्तेमाल करूं, तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, और क्या होगा? ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और क्या होगा? O2 एंड CO2 का एक्सचेंज इंक्रीज हो जाएगा, और क्या होगा? और फ्लूइड मतलब बॉडी के अंदर जो भी लिक्विड है, लिक्विड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। लिक्विड का फ्लो क्यों बढ़ जाता है? हीट को कंट्रोल करने के लिए। लंग्स की बात करें तो इसमें भी शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम, छोटे समय के लिए, तो ब्रीथ रेट यानी कि श्वसन दर बढ़ जाएगा, और O2 एंड CO2 का एक्सचेंज बढ़ जाएगा। ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। लेकिन यही अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करने लगूं दोनों में, तो हार्ट के लिए और लंग्स के लिए, याद रखना लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं। लॉन्ग टर्म की बात करूं तो हार्ट रेट घट जाएगा। जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहा है, 5-7 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, तो इसका हार्ट रेट कम हो जाता है। फिर वो, अब मान लो मैं एक आम इंसान हूं, मैं ट्रेनिंग नहीं करता, तो मेरी हार्ट रेट नॉर्मली 70 बीट होगी, 70 बीट पर मिनट, मतलब 70 से 72 बीट पर मिनट के आसपास मेरी हार्ट रेट होगी। लेकिन यही मैं अगर 5-7 साल ट्रेनिंग कर लूं, तो मेरी हार्ट रेट कम हो जाएगी, 50-55, लगभग 50 जो होगी ना मेरी हार्ट रेट पर मिनट, इतने में ही काम चल रहा होगा मेरा। मतलब मेरा हृदय बड़ा हो चुका है, मेरा हृदय ताकतवर हो चुका है। सर हाँ, बीच में आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है सभी को? सर अब तो आ रही है, पहले होल्ड हो गया था। ठीक है, देखो, तो जब हम लंबे समय तक ट्रेनिंग करते हैं तो क्या होता है? मेरा हृदय बड़ा हो चुका है, मजबूत हो चुका है। इसके कारण क्या हुआ? कम बार धड़क के ही मेरा काम हो जाएगा। समझ रहे हो आप? कम बार धड़क के ही मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि अब मेरा हृदय ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है पहले के मुकाबले। तो याद रखना लॉन्ग टर्म में, अब देखो आप कहोगे कि सर पूरा एक्सप्लेन करो, कम बार धड़कने से कैसे काम चलेगा। खैर वो आपके सिलेबस में नहीं है, चाहो तो मैं बता सकता हूं, लेकिन बालकों को यही बहुत भारी लगता है। अगर आपको सर बता दो। अगर आपको वो पूरा समझना है, तो उसके लिए अलग से मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम की एक वीडियो बना के डाल रखी है
क्या एक एक चीज मैंने समझाया है। हृदय हमारा क्या है, कैसे काम करता है, कैसे धड़कता है, क्यों धड़कता है, हमारा ब्लड क्या है, ब्लड में एंटीजन क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, और कौन से ब्लड ग्रुप से किस प्रकार के बच्चे के जन्म होने की संभावना रहती है, ब्लड वेसल्स क्या हैं, लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, कैसे बॉडी में इम्यून सिस्टम काम करता है, A to Z चीज। ठीक है ना। अभी आप यहां ये जानिए कि लॉन्ग टर्म में आपका हार्ट रेट घट जाएगा, आपका ब्लड रक्त की मात्रा यानी कि ब्लड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। ये ऊपर याद रखना, ऊपर मैंने ब्लड फ्लो की बात करी है। अगर मैं ब्लड के अमाउंट की बात करूं कि आपके शरीर में खून कितना रहेगा, तो वो सेम रहेगा, आपके शरीर में खून सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज एक्सरसाइज करने लगे और आज ही आपके शरीर में 5.5 लीटर की जगह 6 लीटर खून हो जाएगा ना। 5-7 साल ट्रेनिंग करोगे तो आपके शरीर में ब्लड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। खैर, ब्लड का अमाउंट बढ़ाने के लिए 5-7 साल की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, 2 महीने की ट्रेनिंग में ही आपके शरीर में ब्लड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। 5 लीटर से 5.5 लीटर हो जाएगा, 5.5 लीटर से 6 लीटर हो जाएगा, खून का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म पर हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है, और O2 एंड CO2 का एक्सचेंज ये भी बढ़ा हुआ ही रहता है। हार्ट रेट घट जाता है, ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है, और O2 CO2 का एक्सचेंज बढ़ जाता है। लेकिन अगर यही लंग्स की बात करूं मैं शॉर्ट टर्म के लिए, सॉरी लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसका ब्रीथ रेट, ये ब्रीथ रेट घट जाएगा। पता है, जब एक आम इंसान की बात करें तो एक आम इंसान यानी कि सपोज करो मैं अपनी बात कर लूं, मैं एक आम इंसान हूं, मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूं मान के चलो, तो क्या होगा अगर कोई खिलाड़ी नहीं है तो उसका ब्रीथ रेट होगा नॉर्मली कितना, 18 से 20 ब्रीथ पर मिनट। लेकिन एक खिलाड़ी जो कि 4-4 साल 5-5 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, उसका ब्रीथ रेट क्या होगा, उसका ब्रीथ रेट कम हो जाएगा, 10 से 12 पर मिनट। 10 से 12 बार में, क्यों, उसके फेफड़े बड़े हो चुके हैं भाई, उसके फेफड़ों का आकार पहले से ज्यादा हो चुका है, अब वो एक बार में ही ज्यादा हवा खींचता है अपने अंदर। फेफड़ों के चारों ओर ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, तो एक बार में ही बहुत अधिक मात्रा में खून एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, तो कम बार सांस लेके ही काम चल जाता है, तो ब्रीथ रेट उसका घट जाएगा। लेकिन O2 एंड CO2 का एक्सचेंज बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हार्ट का साइज ये बढ़ जाएगा, यहाँ पर लंग्स का साइज ये बढ़ जाएगा। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई, ये व्यायाम का कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर प्रभाव है। समझे आप, शॉर्ट टर्म में क्या प्रभाव पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं, बोलो बोलो। सर लॉन्ग टर्म का हो गया। शॉर्ट टर्म का नहीं हुआ। नहीं सर, वो बीच में आवाज कट गया था ना। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है छोटे समय के लिए, जैसे तुम आज ट्रेनिंग शुरू करोगे तो, अब मान लो तुमने आज ट्रेनिंग शुरू करी है तुरंत, तो तुरंत अगर ट्रेनिंग शुरू करी है तो क्या होगा, तुरंत अगर ट्रेनिंग शुरू करी है तो क्या होगा, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, शॉर्ट टर्म होगा, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, खून का फ्लो तेज हो जाएगा शरीर में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज तेज हो जाएगा शरीर में, पूरे शरीर में लिक्विड का फ्लो तेज हो जाएगा ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। भाई एक तो दौड़ रहे हैं, बाहर की गर्मी प्लस अंदर से गर्मी पैदा हो रही है, तो ऑटोमेटिकली शरीर का तापमान बढ़ेगा। उस तापमान को नॉर्मल मतलब उस तापमान को नियंत्रित रखने के लिए जो खून का जो बहाव है वो अंदर के मसल्स में कम हो जाता है और बाहर के मसल्स में तेज, आपके हाथ में, आपके पैर में, हर जगह इनमें तेज हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण पसीना निकलता है और आपके बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है। जितना पॉसिबल हो पाए उतना तो कोशिश करता ही है शरीर हमारा। ऐसे ही लंग्स की बात करें तो सांस से आपकी तेज हो जाती है और O2 और CO2 का एक्सचेंज भी तेज हो जाता है। ठीक है,
ये कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर प्रभाव है। अरे वाह, यहां भी लिखा है, मैंने तो देखा ही नहीं। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, देखो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, बहुत बढ़िया, यहाँ भी लिखा ही है। इंक्रीज इन हार्ट रेट, शॉर्ट टर्म में आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, लॉन्ग टर्म में हृदय के मांसपेशियों की ताकत बढ़ जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है। शॉर्ट टर्म में ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, लॉन्ग टर्म में ब्लड की वॉल्यूम यानी कि 5.5 लीटर का 6 लीटर 6.5 लीटर हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है ना। लॉन्ग टर्म में लैक्टिक एसिड शरीर में कम इकट्ठा होता है, शॉर्ट टर्म में लैक्टिक एसिड ज़्यादा इकट्ठा होता है। लॉन्ग टर्म का प्रभाव क्या होगा, कम इकट्ठा होगा। शॉर्ट टर्म में ब्लड प्रेशर, स्क्रीन तो शेयर हो रही है सर, मेरे में शो नहीं कर रहा। इतनी देर से मैं दिखा रहा था, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था किसी को? सर बीच में हो रहा था, फिर हट गया। अच्छा, बीच में ऑटोमेटिक हट गया था क्या? यस सर। कोई बात नहीं, अभी फिर दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक है, अगर स्क्रीन शेयर बंद हो जाता तो पहले ही बता दिया करो, कोई बात नहीं। तो देखो लिखा है शॉर्ट टर्म में ये सब बातें लिखी है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म में आपका बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आप 5-7 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था, आपका नॉर्मली हार्ट रेट 50-55 हो जाएगा, और वैसे आम इंसान का कितना रहता है, 70-72, लेकिन आप एक बढ़िया खिलाड़ी होंगे, सालों साल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपका 50-55 हो सकता है, 45 तक भी चला जाए घट के, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक मिनट में, सॉरी एक पंप में, एक बीट में कितना ब्लड पंप होता है, कितना ब्लड पंप होता है, एक बीट में कितना ब्लड पंप होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये बढ़ जाएगा। लॉन्ग टर्म में भी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा हुआ ही रहेगा, याद रखना, लॉन्ग टर्म में भी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा हुआ ही रहेगा। शॉर्ट टर्म में कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। सर दोनों में? हाँ, दोनों में ही बढ़ा हुआ रहेगा, क्यों, जाहिर सी बात है ना। देखो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? हाँ, शॉर्ट टर्म दोनों में बढ़ जाएगा। समझो कैसे, शॉर्ट टर्म में तो चलो आप कर रहे हो ट्रेनिंग, तो उस समय बढ़ गया आपका, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है, आप ट्रेनिंग नहीं भी कर रहे हो ना, आप घर में लेटे हुए भी हो, तो भी आपका हृदय ज्यादा पंप कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका साइज बड़ा हो गया है। सोचो ना, तभी तो जो हृदय आपका 70 बार धड़क के काम कर रहा है, वो हृदय आपका 50 बार में ही काम कर दे रहा है। कैसे? ज्यादा पंप कर रहा होगा ना, बोलो, ज्यादा पंप कर रहा होगा ना, तभी तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में भी बढ़ा हुआ रहता है, लॉन्ग टर्म में भी बढ़ा हुआ रहता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट में कार्डियक आउटपुट ये भी शॉर्ट टर्म में इंक्रीज हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में भी ये इंक्रीज ही रहता है। लिखा हुआ है इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, और इंक्रीज इन कैपिलरीज नेटवर्क, मतलब जो ब्लड वेसल्स होती है ना, रक्त को लाने ले जाने वाली नलिकाएं, वो हाई हो जाती हैं, हाई इन नंबर्स, यानी कि उनकी संख्या बढ़ जाती है। देखो सारा कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। सर मतलब 2 का 4? हाँ, 2 का 4 नहीं कह सकते, 200 का 300 कह सकते हैं। दुगना तो नहीं कह रहा मैं, हो सकता है किसी का दुगने से ज्यादा भी हो जाए, किसी का दुगने से कम ही रहे, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, पर संख्या बढ़ जाती है। देखो सारा का सारा आपस में जुड़ा हुआ है। हृदय का आकार बढ़ेगा, हृदय से ज्यादा खून पंप होगा। अब ज्यादा खून पंप हुआ तो उसको ले जाने वाले भी तो ज्यादा लोग चाहिए,
तो ऐसे ही ब्लड वेसल्स ज़्यादा हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स ज़्यादा, अब सोचो शरीर में ज़्यादा ब्लड वेसल खून जा रहा है तो इसका मतलब है उसका खर्च भी तो ज़्यादा होगा, तो मसल्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है खर्च करने की, है ना। ऐसे ही फेफड़ों में भी आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा हवा खींचते हैं, ज़्यादा हवा खींचते हैं तो वो ज़्यादा एक्सचेंज करते हैं, ज़्यादा एक्सचेंज करते हैं तो हमारे खून में ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है और ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे खून से निकलता है। तो ये सभी लॉन्ग टर्म का प्रभाव है, ठीक है। लेकिन कम बार धड़क के ही ये सारा काम हो जाता है, कम बार सांस लेके ही ये सारा काम हो जाता है, क्योंकि क्षमता बढ़ गई है, ठीक है ना। देखा ना भाई, तुम ताकतवर नहीं हो तो ईंट उठा के ले जाओगे हाथ में, एक और एक दो, तुम्हें 25 बार चक्कर मारना पड़ेगा। अब मेरे पास ज्यादा ताकत है, मैं कहूंगा भाई रेडी कर, एक बार में 10 उठा के ले जाऊंगा मैं, तो कम चक्कर मारने पड़ेंगे ना। बोलो। यस सर। यही है यहाँ पर कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर प्रभाव, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ यहाँ डिटेल में दे रहे हैं कि हार्ट रेट बढ़ जाता है कैसे, ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कैसे बढ़ जाता है, ठीक है ना। देखो लगभग 20 से 50% तक बढ़ जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट का मतलब देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब था एक पंप में, मतलब एक बार बीट करने में, एक धड़कन में, और कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है 1 मिनट में। तो अब सोचो 1 मिनट की बात करें तो क्या होगा, 1 मिनट में आपका हृदय धड़का कितनी बार, यानी कि हार्ट रेट, इनटू एक झटके में पंप कितना किया, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम। तो 1 मिनट में धड़का कितनी बार, मान लो 70 बार धड़का, और एक झटके में पंप कितना किया, मतलब 70 ml। ये मैं अंदाजे से तुक्का मार के नहीं बता रहा, यही होता है। एक मिनट में 70 बार धड़का और एक झटके में पंप भी 70 ml किया, यानी कि 4900 ml खून 1 मिनट में हृदय पंप कर, हाँ, यानी कि लगभग 5 लीटर खून 1 मिनट में हमारा हृदय पंप कर देता है। और वही ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल जब मैं लेट रहा हूं, सो रहा हूं। यही जब मैं ट्रेनिंग करूंगा, एक आम आदमी की बात कर रहा हूं जो खिलाड़ी नहीं है, जब वो ट्रेनिंग करेगा तो क्या होगा, जब वो ट्रेनिंग करेगा तो उसकी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी लगभग 110 120 से 50% तक। हाँ, मान लो 70 से 120 हो गया, मान लो 120 बीट पर मिनट हो गया, और उसका ब्लड भी जो एक झटके में पंप हो रहा है वो भी बढ़ गया, मान लो वो भी 120 हो गया, तो ये हो जाएगा 12 144, यानी कि लगभग 14.4 लीटर, यानी कि लगभग 14.5 लीटर खून 1 मिनट में हृदय पंप करने लगता है, समझे। अब मैं एक खिलाड़ी की बात करूं, ये तो मैंने किसकी बात करी, ये तो नॉर्मल आदमी की बात करी, हाँ, एक खिलाड़ी की बात करूं, एथलीट की, तो एक खिलाड़ी का हृदय मान लो 50 बार ही धड़कता है, लेकिन वो पंप ज्यादा करेगा, वो उसका हृदय का साइज बढ़ चुका है, वो लगभग 110 ml पंप करेगा, तो हो गया 11 5 55, यानी कि 5.5 लीटर खून नॉर्मली वो पंप कर रहा है लेटे लेटे सोए सोए, तब भी ज्यादा है आम आदमी से। और जब वो ट्रेनिंग करने लगेगा तो उसका हृदय, उसके हार्ट की मांसपेशी मजबूत हो चुकी है और वो लिमिट से पार जा सकती है। क्या हो सकता है, वो लिमिट से पार जा सकता है, हाँ, तो वो लगभग 220 बीट पर मिनट तक धड़क सकता है, और उसका जो हार्ट है वो भी लगभग 220 ml पर मिनट तक पंप कर सकता है। तो कितना हो गया, 22 का स्क्वायर कितना हो गया, लगभग 48 लीटर खून वो 1 मिनट में पंप कर सकता है। एक बेस्ट एथलीट की बात कर रहा हूं मैं, जो सबसे बेहतरीन एथलीट है, जैसे हुसैन बोल्ट वगैरह हो गए,
अब कहोगे सर जी 48 लीटर खून कहाँ से आ गया हमारे शरीर में? तो भैया जो वो 6 लीटर खून है शरीर में, उसी को बार 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 1 मिनट में, तो लगभग 40 से 48 लीटर खून तक पंप हो जाता है एक बढ़िया एथलीट का। सोचो कि आम आदमी से कई गुना ज़्यादा, तो ये प्रभाव पड़ता है। अब देखो लॉन्ग टर्म में लिखा है मसल का साइज बढ़ जाता है, हार्ट के मसल का साइज बढ़ जाता है, लैक्टिक एसिड शरीर में कम जमा होता है, जो बताया मैंने आपको वही है। हार्ट रेट घट जाता है, जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हमारा हार्ट रेट घटा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है डिक्रीज्ड हार्ट रेट। ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल रहता है, ब्लड प्रेशर कभी भी उफान नहीं मारता, ना हाई ना लो। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब एक झटके में ज़्यादा खून पंप करता है, और 1 मिनट में भी ज़्यादा पंप करता है। अभी सिखाया मैंने आपको, अभी सिखाया ना। यस सर। कैपिलरीज की मात्रा बढ़ जाती है उसके शरीर में, ठीक है ना। तो ये कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट है। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे प्रभाव देखो। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये भी मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट टर्म क्या प्रभाव होगा, उसकी सांसें तेज हो जाएंगी, उसका टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टाइडल वॉल्यूम मतलब देखो मैं नॉर्मल बैठा हूं और सांस ले रहा हूं, तो नॉर्मली जो मैं सांस ले रहा हूं और जो सांस छोड़ रहा हूं दैट इज टाइडल वॉल्यूम। तो भाई मैं भागने लगूंगा तो सांस तेज हो जाती है ना, हार्ट रेट मतलब ब्रीथ रेट भी बढ़ जाता है, और सांस भी तेज, मतलब सांस तेज आने लगती है तो साथ के साथ टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और एक्सचेंज ऑफ गैस भी बढ़ जाता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है उस समय। हाँ। और लॉन्ग टर्म प्रभाव देखें तो फेफड़ों का साइज बढ़ जाता है, देखो लिखा है ये रहा, लंग्स का साइज बढ़ जाता है, फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। एक्सचेंज, पल्मनरी डिफ्यूजन का मतलब होता है एक्सचेंज, एक्सचेंज का एरिया बढ़ जाता है। क्या एक्सचेंज? O2 एंड CO2 के एक्सचेंज का एरिया बढ़ जाता है, और रेसिड्यूअल वॉल्यूम बढ़ जाता है। रेसिड्यू का मतलब होता है, देखो मैंने सांस लिया और सांस छोड़ा, छोड़ने के बाद भी मेरे फेफड़े पूरी तरह से खाली नहीं होते, मेरे फेफड़ों में लगभग लगभग आधा लीटर हवा बची रहती है, ताकि मेरे फेफड़े ऐसे चिपक ना जाएं, कोलैप्स ना हो जाएं। जैसे 25-50 पैसे वाला बैलून फुलाया, जब वो बिल्कुल नया होता है, बिल्कुल कोलैप्स चिपका हुआ, जब उसे फुलाते हैं तो बहुत ज़्यादा पावर लगा के हवा फेंकनी पड़ती है, तब जाके वो फूलता है, क्योंकि वो कोलैप्स होता है। ऐसे ही अगर हमारे फेफड़ों में से बिल्कुल हवा खाली हो गई तो वो कोलैप्स हो जाएंगे, और कोलैप्स हो गए तो फिर आसानी से उनमें हवा घुसेगी नहीं, किसी एक्सटर्नल फोर्सफुल मशीन, मतलब मशीन की मदद से फोर्सफुली हवा फेफड़ों में डालेंगे तब फूलेगी। इसीलिए कुदरती हमारे फेफड़ों में लगभग आधे लीटर हवा बचती है। लेकिन एक बढ़िया खिलाड़ी हो, जब जिसने लंबे समय तक ट्रेनिंग करी है, तो उसका रेसिडुअल वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, उसके फेफड़ों में बची कुची हवा भी ज़्यादा होती है, वो 500 ml से ज़्यादा, लगभग 700 ml या 1 लीटर तक पहुंच जाता है। समझे? सर ये दोबारा बता दो। क्या? अरे हमारे फेफड़ों में हवा बची रहती है ताकि हमारे फेफड़े चिपक ना जाएं, अगर चिपक गए तो उनको दोबारा से फुलाने में दिक्कत होगी। तो वो जो हवा बची रहती है हमारे फेफड़ों में, उसको हम रेसिड्यूअल वॉल्यूम बोलते हैं। रेसिड्यूअल, बची हुई हवा। और ये जो बची हुई हवा है, ये एक बढ़िया बेहतरीन खिलाड़ी में ज़्यादा होती है, एक आम खिलाड़ी में कम, मतलब एक आम आदमी में लगभग लगभग आधा लीटर होती है, और एक बढ़िया खिलाड़ी में लगभग लगभग 500 से बढ़ जाता है, मतलब 700 ml से 800 ml या 1 लीटर तक उसके फेफड़ों में हवा बची रहती है नॉर्मली। मतलब सांस लिया, सांस छोड़ा, और उसके बाद भी फेफड़ों में हवा बची रहती है, चाहे कितना ही अपना फेफड़ा दबा के तुम हवा निकाल दो, उसके अंदर हवा बची रहेगी। ठीक है ना? ठीक है। तो अब वही देखो एक्सप्लेन कर रखा है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है, और एक्सचेंज ऑफ गैस बढ़ जाता है। और लॉन्ग टर्म में बड़ा बता रखा है कि मांसपेशियों की, फेफड़ों के मांसपेशियों की ताकत बढ़ जाती है, तेजी से सांस अंदर खींच सकते हैं और बाहर फेंक सकते हैं, फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, पल्मनरी डिफ्यूजन बढ़ जाता है,
रेसिड्यूअल वॉल्यूम बढ़ जाता है उनका। रेसिड्यूअल वॉल्यूम मतलब फेफड़ों में बची हुई हवा बढ़ जाती है।